अगर कठिन काम को आसान करना हो तो आसान नहीं, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस क्लास के साथ एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो कंप्यूटर की जितनी भी समस्याएँ हैं, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे यूपीपीएससी आरओ यारो हो, तीनों ही अगर आप परीक्षाओं को देखें, तो यूपी ट्रिपल एससी में अब जितनी भी परीक्षाएँ होंगी, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे वो वीपीओ की हो या कोई भी और परीक्षा हो, उसमें सामान्य स्तर की परीक्षा में कंप्यूटर एक मेन रोल प्ले करने जा रहा है और कंप्यूटर के काफ़ी सारे नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं सिलेबस में। मैंने सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दिया है। वहाँ मैंने अलग से जो सिलेबस ऐड किया गया है, उसको लाल पेन से लिख दिया है ताकि आप उसको देख सकें। स्वागत है आपका, मैं हूँ अतुल तिवारी, आप देख रहे हैं गाइडर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर की, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन, आज की क्लास को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल से जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, है ना? यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है कि आपको जुड़ना कैसे है। आप टेलीग्राम पे सर्च करें गाइडर अतुल या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ से जुड़ जाएँगे या फिर आप हमें 8400 34 0108 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, हम अगर समझें कि अभी हमारे कंप्यूटर का वेटेज कितना है, सामान्यतः अभी मुझे लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षाएं हैं उनमें ये लगभग 15 नंबर का आएगा। अगर यहीं हम यूपी पीएससी आरओ यारो को देखें तो वहां पे ये लगभग 20 नंबर को धारण करता है। हाई कोर्ट को अगर हम यहाँ पे देखें कि हाई कोर्ट में परीक्षा में कितने अंक आएंगे, तो लगभग 20 से 25 अंक वहां पर भी आते हैं। और जितनी जितनी भी अलग परीक्षाएँ, छोटी-मोटी परीक्षाएँ हैं, वहाँ पे आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको फिर अच्छी खासी तैयारी करनी होगी। इवन मैं बात करता हूँ सीजीएल मेंस की, तो वहाँ भी कंप्यूटर का एक अच्छा खासा वेटेज है और अच्छे खासे सवाल वहाँ भी आपसे पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न 60 नंबर के पूछे जाते हैं। और इसको मैं कंप्लीटली न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न और न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर मैंने बनाया है। तो और बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझाऊँगा कि चीज़ें कैसे आपके दिमाग में सेट हो जाएँ। ये स्क्रीन पर मेरी ही हैंड रिटेन नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा। क्योंकि ऐसा है कि भई अगर हम बोर्ड पर सारी चीज़ें लिखेंगे, देन आपका टाइम भी वेस्ट होगा और हम उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं ला सकते। वी आर न्यू एज चाइल्ड्स, हम नए ज़माने के बच्चे हैं, नए ज़माने के अपने युवा हैं। देन वी हैव टू फॉलो न्यू टेक्नोलॉजीज़, हमें नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। जब ये सारे सिस्टम नहीं थे तो सारे टीचर कॉपी पेन पर ही लिखा करते थे, है ना? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि यह हमारे बहुत सारे काम को आसान बना देता है। आसान मतलब जो कठिन होता है उसको आसान कर देता है। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज हैं और इनको जनक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो भी आने वाले टाइम में हम लोग जान लेंगे। मैं इतना बस कहूँगा कि आप इसको धैर्य के साथ जितनी भी लंबी क्लासेस होने जा रही है उसको आप पढ़िए कम से कम, बिना पढ़े तो कोई मतलब आपका फ़ायदा नहीं होगा। आप जल्दबाज़ी मत करिएगा, पूरी क्लास को ईमानदारी से पढ़िएगा। कंप्यूटर का जो सामान्य अर्थ होता है उसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूट का जो मतलब होता है टू कैलकुलेट और कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते होंगे दुकानों पे किसी कैलकुलेशन यानी गणना को संपन्न करने के लिए। तो वो क्या है? मापता है भाई इतना पैसा इस पे, इतना पैसा ऐसे, फिर जोड़ के आपको बता देता है कि आपने कुल इतना पैसा खर्चा किया। तो इसी तरह कंप्यूटर का जो सामान्य अर्थ हुआ है वो है कंप्यूट यानी गणना करना, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ इसका मेल-मिलाप है। कार्यप्रणाली को अगर हम समझें कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और इसीलिए क्योंकि ये गणना करने का काम करता है, कैलकुलेट करने का काम करता है, कंप्यूट करने का काम करता है, इसलिए इसको दोस्तों कंप्यूटर कहा गया, है ना? चलिए समझते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है, यानी इसका वर्किंग कल्चर क्या है भई, है ना? देखो, कंप्यूटर एक मशीन है, जैसे मेरे सामने कंप्यूटर ही रखा हुआ है, मतलब इन द सेंस लैपटॉप है बट वो कंप्यूटर का ही एडवांस वर्जन है। तो जैसे एक पेन है या ये एक माइक है या माउस होता है, तो जैसे मुझे पॉइंटर को यहाँ से यहाँ करना है या मुझे इसमें ओबीएस खोलना है या टेलीग्राम खोलना है, व्हाट्सएप खोलना है या यूट्यूब खोलना है, तो मैं ऐसे पॉइंटर को ले जाऊंगा, उस जगह पे क्लिक कर दूंगा, ऐसे क्लिक, और वहां पे वो चीज खुल जाएगी। तो मैं एक यूजर हूँ, आई एम अ यूजर।
मतलब मैं क्या हूं, मैं एक उपयोग करता हूं, उपयोग करने वाला। मैंने इस कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया, वो निर्देश मैं किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही दूंगा। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। मतलब मैंने इसको कहा भाई ये पेन हमने ना ऐसे लिखा, देखो ये लाइन, तो यह एक टैब नीचे रखा हुआ है, टैब पे मैंने इसको बनाया, निर्देश ये लाइन के माध्यम से, केबल के माध्यम से, यूएसबी केबल के माध्यम से इसमें निर्देश गया। निर्देश जब गया तो इसने उस निर्देश सीपीयू में सारा काम आपका होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर उसको प्रोसेस किया, मतलब ये सारा स्टोरेज, और फिर उसको कैलकुलेट किया, प्रोसेस किया, और फिर हमको परिणाम दिखा दिया अपनी ही उस मशीन में। तो वो परिणाम हम जान पाए, जैसे हम क्या, हमसे कैसे बोलेगा वो, उसने कह दिया कि 10 और 5 15 होते हैं, लेकिन मुझसे बोलेगा कैसे? तो उस बोलने के लिए हमने, उस प्रदर्शन के लिए हमने एक मॉनिटर लगाया कि उसके मन में क्या है, ये बात हमको मॉनिटर पे पता चल जाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ गाइडर, तो मैं गाइडर ही लिख रहा हूँ, ये एक मशीन में लिखा जा रहा है, एक मेमोरी में लिखा जा रहा है, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक मॉनिटर लगा दिया। यही पूरे कंप्यूटर की प्रक्रिया होती। द होल कंप्यूटर ऐसे भी होता है भाई, इनपुट डालोगे, स्टोरेज होगा, स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, और आपको आउटपुट मिल जाएगा आपके मॉनिटर पर। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल पर। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। साथ के साथ आपको एमसीक्यू भी कराए जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगला हम बात करें कि कंप्यूटर करता क्या है, तो मेन काम इसका है कि जितने भी निर्देश हैं उनको स्वीकार करना, निर्देशों को संग्रह करना, और उसको प्रोसेस को आसान बनाना, और परिणाम को प्रदर्शित करना, जिसको हम मॉनिटर पर जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं जो इसको खास बनाती हैं, जैसे इसकी स्पीड बहुत तगड़ी है, इसके मेमोरी काफी अभी तो बहुत बड़ी हो गई है, जितना हमारे दिमाग में डेटा नहीं उससे ज्यादा डेटा इसके पास हो सकता है। शुद्धता, एक्यूरेसी, यानी आप फाइल का नाम या फिर कोई ऐसी कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ह्यूमन एरर हो सकती है गणना करने में, जोड़ने घटाने में, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एरर की चांसेस कम है। तीव्रता, यानी जिस काम में हमें समय लगता था उसमें हमें जल्दी होने लगी। त्वरित निर्णय, फास्ट डिसीजन है। रहस्यमय भी है थोड़ा सा, सीक्रेसी है इसमें। रिलायबल है, भरोसेमंद है, वही आप डेटा दोबारा डालोगे वही उत्तर दोबारा आएगा, फिर वही डेटा डालोगे। जैसे मैंने कहा प्ले वाली बटन दबाई, यूट्यूब में सॉन्ग बजने लगा। जैसे मेरे पास एक मेरा फोन है, तो ये कंप्यूटर की तरह ये भी है, मतलब इसमें कोई नई चीज नहीं है, कंप्यूटर ही है, बस मिनी कंप्यूटर आप मान सकते हो। तो कंप्यूटर में जैसे मैंने कोई भी चीज ऐसे क्लिक की, कुछ भी ऐसे मैं क्लिक करूंगा फिर वो चलने लगेगा, तो ये हर बार उसी पर क्लिक करूंगा तो हर बार वही चलेगा। दैट इज रिलायबिलिटी। विविधता, मतलब बहुत सारे काम है इसमें जो किए जा सकते हैं। सो दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना, कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हमने जान लिया। तो वर्किंग सिस्टम, वी नो अबाउट वर्किंग सिस्टम, ऑलरेडी टोल्ड, मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बताता चलूंगा। तो जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप जब होता है तो एकदम खाली रहता है, सो हम उसमें स्पीकर लगा देते हैं यूएसबी के माध्यम से, हम उसमें कीबोर्ड लगा देते हैं, हम उसमें माइक लगा देते हैं, हम उसमें कोई भी इनपुट डिवाइस लगा देते हैं करके, प्रिंटर लगा दिया, स्कैनर लगा दिया। देन कंप्यूटर को में बाह्य रूप से जुड़ी डिवाइसेस, जिससे इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, चाहे वो स्पीकर हो, कुछ भी कहते हो, है ना, चाहे इनपुट हो रहा हो और चाहे आउटपुट हो रहा हो, उसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर से जुड़ी आंतरिक और बाह्य सभी डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट, है ना, उसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे के सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। समझ में आया? जो कुछ भी जुड़ रहा होगा, जैसे कैमरा चल रहा है तो मैंने कैमरा यूएसबी से जोड़ा हुआ, माइक चल रहा है तो माइक भी हमने जोड़ा हुआ, चार्जर वगैरह सब कर। अब जो कंप्यूटर है ये डेटा को समझता है और डेटा के माध्यम से ही सारा प्रोसेस संपन्न करता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना मैं अभी आपको आधे घंटे या 30 मिनट 35 मिनट में पढ़ाने जा रहा हूं, ये चीज आपको कम से कम 2 से 3 घंटे में आप पढ़ेंगे, चाहे जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं। देखो डेटा 2 प्रकार का होता है, जैसे एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, न्यूमेरिक डेटा हो गया, 0 से 9 तक के जो डेटा है उनको न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट आर न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे जब हम 12 और 13 जोड़ रहे होंगे तो वो 12 और 13 नहीं समझता है, 1 2 और 1 3 समझता है,
और उसको अलग तरीके से जोड़ता भी है। दैट इज कॉल्ड ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसमें होती है, और उसी में काम आते हैं न्यूमेरिक वैल्यू का। और जो अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब जिनमें अल्फाबेट्स भी हो, न्यूमेरिकल्स भी हो और सिंबल्स भी हो, अक्षर हो, संख्याएं हो और चिन्ह हो, लेकिन इसका प्रयोग गणितीय प्रक्रिया में नहीं किया जाता, क्योंकि भाई ऐसे थोड़ी जोड़ा जाता है AB इंटू AB बराबर BC। ऐसे कभी किया है क्या? नहीं। हमने ये किया कि 2 गुणे 3 बराबर 6 किया, लेकिन AB इंटू AB बराबर BC हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो 1 इज न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9, कुछ कुल 10 मान होते हैं। 1 इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स एंड सिंबल्स, ये होते हैं डेटा। ठीक है, तो डेटा तो एकदम रॉ डेटा होता है, मल्टीपल चीजें उसमें होती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें हो सकती है। तो उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को एनालाइज करना और उसके आधार पर अपनी उपयोगिता के लिए डेटा को एकत्रित करना और उसकी एक व्यवस्थित जानकारी देना सूचना कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है। जैसे डेटा है, किसी के साल, किसी की उम्र 15 साल है, किसी की 14 साल है, किसी की 22 साल है, किसी की 18 साल है, किसी की 9 साल, किसी की 4 साल, किसी की 2 साल। तो उस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि जैसे हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लगा सकें कि हाँ भाई पहले के 4, 5, 6, 7, 8 से बढ़ते या घटते क्रम में, या सबसे लंबा या सबसे छोटा कौन है उम्र में भी। तो ये जो डेटा है उसके आधार पर एक लॉजिकल, है ना, कंफर्मेशन हमारे पास हो, दैट इज कॉल्ड सूचना। निर्देश क्या है? व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? सो कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया जाने वाला आदेश ही निर्देश कहलाता है। प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर को दिया जाने वाला निर्देशों का समूह, जैसे एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को के संपादन के लिए दिया जाने वाला प्रोग्रामों का समूह, सेट ऑफ प्रोग्राम। So first is information derived from data and second is निर्देश, जो आप आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को, and set of that instruction that is called program and set of programs that is called software। जैसे मान लीजिए हम जो भी जिससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दैट इज OBS सॉफ्टवेयर। यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड एंड टीच द पीपल, आप भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। So that is OBS software। What is OBS software? So इस सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस पहले से सेट करके रखे हैं। इसमें रिकॉर्डिंग होती है, इसमें स्ट्रीमिंग होती है, इसमें इमेज नहीं होती। स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग एंड मल्टीपल थिंग्स इसमें की जा सकती है। प्री एडिटिंग भी इसमें हो जाती है, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा नहीं कि आपकी बेहतर क्वालिटी कंटेंट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए हमारी इस नंबर से जुड़ी हैं, तो ये दैट इज प्री एडिटिंग। इसको हमें बाद में एडिट नहीं करना, पहले से हमने इसमें सेट करके रखा। सो दैट इज वाज सॉफ्टवेयर, OBS सॉफ्टवेयर। या MS वर्ड में क्या क्या कर सकते हो, ये पहले से तय है। अभी बोलो ना इसमें हमको फोटो खींचना है, तो नहीं होगा तो फिर अभी नहीं डाल सकते। प्रोग्राम मतलब एक स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो जैसे बैंकिंग के लिए फोन पे है, दैट इज सॉफ्टवेयर। आप ये उसको आप एप्लीकेशन के नाम से जानते हो, हम आगे चल के बताएंगे भी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। तो एक पर्पज के लिए एक विशेष उसमें रूल्स और रेगुलेशंस डाल दिए जाते हैं और उसी के आधार पर चीजें होती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट वाज द बेसिक अबाउट कंप्यूटर। आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, जो हमने बिल्कुल नए पैटर्न पर बनाई है, मतलब जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके आधार पर, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप और क्वालिटी क्वेश्चन। ये हमने प्रूव किया है वीडियो एग्जाम के टेस्ट सीरीज में। हमारी टेस्ट सीरीज सबसे बेटर टेस्ट सीरीज थी, क्योंकि हमने कभी भी नंबर कम आने के बावजूद भी हमने गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। यू कैन कॉल अस, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। चले भाई शुरुआत करते हैं। मल्टीपल एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो अब हम चल रहे हैं कंप्यूटर के इतिहास को पढ़ने। एंड बिलीव मी, इस क्लास को जब आप खत्म करेंगे 30-35 मिनट की इस क्लास को, देन यू विल फाइंड दैट कि आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं। मतलब कि 2-3 घंटों में जो चीज पढ़ाई जा सकती थी उसको मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ नोट्स में लिख रखा है, जिनको आप चाहें तो 10 से 15 मिनट में खत्म कर पाएंगे। समय बहुत कम होता है हमारे पास, सो इसको हम यूटिलाइज करेंगे। कंप्यूटर के इतिहास को समझते हैं। जैसे हर चीज का इतिहास होता है, कंप्यूटर का भी एक इतिहास है, अपना इतिहास है, खुद का निजी इतिहास है। तो दुनिया ऐसे एक टक नहीं बदल जाती है ना, थोड़े थोड़े परिवर्तन होते हैं। इवन
ह्यूमंस भी थोड़े थोड़े बदले। पहले हमको बोला गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदर से इंसानों तक आने में हजारों लाखों साल लग गए। ऐसे आज के जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी सुपर फास्ट, एक्यूरेट एंड द लेटेस्ट। लेकिन जो पुराने टाइम में ऐसा था नहीं था, आने वाले समय में भी ऐसा नहीं होगा। इस कंप्यूटर में बहुत सारी नई चीजें ऐड हो जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर, नए प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे। कंप्यूटर के जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अबेकस बनाया। अबेकस जिसे आप गिनतारा भी कहते हैं। बेबीलोन के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अबेकस बनाया, जिसको प्राचीन कैलकुलेटर बोला जाता था, है ना। इसमें ऐसे मनके होते थे, ऐसे लाइन बनी रहती थी, उसमें मनके ऐसे डाले जाते थे, तो उन मनकों के आधार पर जो है कैलकुलेशन चलती थी। इसको बोला गया अबेकस। क्या है? प्राचीन गणना यंत्र है ये। अबेकस खोज हुई थी बेबीलोन में। 1617 का ये समय है, उस समय जब अंग्रेज भारत में अपना कदम जमा रहे थे। तो इसके अलावा तो ये क्या करता था भाई, गणना ऐसे करता था। फिर आए नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने गणितज्ञ थे। नेपियर बोन्स ये मैथमेटिशियन थे। मतलब पहली जो शुरुआत की थी कंप्यूटर बनाने की, वो गणित के लोगों ने किया था, क्योंकि गणित के लोगों को ही प्रॉब्लम होती थी बहुत सारी कैलकुलेशन को अपने मेंटली मैनुअली करने में। तो उन्होंने खोज के पहले प्राचीन कैलकुलेटर उन्होंने बनाए। सो आप अंदाजा लगाओ, कैलकुलेटर से कंप्यूटर तक, जैसे हम कहते हैं जीरो से हीरो तक, शून्य से शिखर तक, है ना, फर्श से अर्श तक। तो ऐसे ही कैलकुलेटर से कंप्यूटर तक की कहानी हम लोग जान रहे हैं, कैसे कैलकुलेटर से आदमी आज सुपर कंप्यूटर तक पहुंच गया। तो पहले ये बना, फिर नेपियर बोन्स आए, इन्होंने गुणा और भाग करने को भी प्रयास किया कि हाँ इसमें गुणा और भाग भी शामिल किया जाए। मैनुअली इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी एक्चुअली ये नेपियर बोन्स की। तो ये अबेकस और नेपियर बोन्स साल 1617 के आसपास के लोग थे। फिर आगे समय बढ़ा, इनका उम्र हो गया, ये निकल ली अपनी दुनिया से। तो ऐसे फ्रांस के वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने भी प्रयास किया, एक पास्कलाइन बनाई, पास्कलाइन अपने नाम पर, जो जोड़ने और घटाने के लिए यूज होती थी। सुनते जाइएगा, इसीलिए इसको एडिंग मशीन कहते थे। जोड़ने और घटाने का काम करती थी पास्कलाइन, मशीन थी एक, है ना। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन भी इसको बोला गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये केवल जोड़ने और घटाने का काम करती थी। तो इसके जगह पर आए हमारे एक वैज्ञानिक थे लेबनिज, इनका नाम वैसे लेबनिज था, मैंने लैनिज लिखा हुआ है। लेबनिज ने क्या किया कि ये जो पास्कलाइन बनी थी ये केवल जोड़ने घटाने के लिए थी, तो इन्होंने इसमें गुणा और भाग भी शामिल कर दिया। ये शामिल करने का इन्होंने प्रयास किया और किया भी। सो दैट वाज कॉल्ड लैनिज कैलकुलेटर। समझ आ रहा? पहले क्या बना, अबेकस बना। तो अबेकस में जोड़ घटाना होता था, ऐसा गिनतारा टाइप में चलता था। फिर उसमें नेपियर बोन्स आए, गुणा और भाग भी उसमें शामिल किया। और अभी मैथमेटिक्स, सारे काम मैथमेटिशियन कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। फिर ब्लेज पास्कल आते हैं, उन्होंने जोड़ने घटाने के लिए एक मशीन बनाई, लेटेस्ट थी, साल 1642 का साल था। इसको एडिंग मशीन बोला गया। फिर लेबनिज आए, इन्होंने गुणा और भाग भी इसमें शामिल कर दिया। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज आते हैं। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया जो भाप से चलता था। और उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया जिसको पहला कंप्यूटर बोला गया। जो इनका एनालिटिकल इंजन था चार्ल्स बेबेज का, यह पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के आधार पर चलता। पंच कार्ड बोले तो आज के प्रोग्रामिंग थी ये प्रोग्राम्ड था, प्रोग्राम्ड। तो ये पहली जो प्रोग्रामिंग थी, वैसे पहली प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्ता, है ना। बट ये जो पंच कार्ड है ना, ऐसे पंचिंग मशीन होती थी, पंचिंग होल मशीन, उसके आधार पर कोड सेट किए जाते थे। तो एनालिटिकल इंजन जो काम करता था वो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों पर काम करता था। सुनते जाइएगा। तो इसीलिए इसको विश्व का पहला कंप्यूटर बोला गया, इसको एनालिटिकल इंजन को, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है, पंच कार्ड से प्रोग्राम हो रहा। पहले बहुत इसके यूजेस थे और इसी काम के लिए जो कि अब इस कंप्यूटर की दुनिया बदल रही थी, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को एनालिटिकल इंजन बनाने के लिए फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया, क्योंकि इसको पहला कंप्यूटर लोग मानते हैं। ठीक है, समझ आया चार्ल्स बेबेज क्यों कंप्यूटर के पापा हैं। और ये सब हो रहा था 1833 में। साल बीतता गया, कोई ऐसा बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं हासिल हुई। साल आता है 1889, 1889। सेंसस टेबुलेटर बनाते हैं अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं हरमन हेलोरिथ। इसका नाम पंच कार्ड मशीन था। इन्होंने प्रोग्राम्स को और अपग्रेड किया,
जो ये पंच कार्ड वाली मशीन थी, उसको और अपग्रेड किया, उसमें और नई नई चीजें उन्होंने डाल दी। तो पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। जो काम आज प्रोग्राम्स करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं, ये काम उस समय पंच कार्ड किया करता था। साल था 1889, नाम था सेंसस टेबुलेटर, वैज्ञानिक थे हार्मन हेलेरिथ, देश था अमेरिका, और मशीन का नाम था पंच कार्ड मशीन। तो अभी 1600 से लेकर 1889 तक हम लोग आ गए। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो चुका है। एओ ह्यूम ने 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया है। यानी यहाँ पे अभी झगड़े लड़ाई चल रहे हैं कि भाई हमको आजाद करो, हम भी ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे करके। बट अभी यहाँ अलग माहौल चल रहा है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, सब लड़े भिड़े पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो कंप्यूटर का इतिहास शॉर्ट में समझना, अभी इतनी कहानी हो गई। 1889 के बाद भी कोई ऐसा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा है। साल है 1939, सुनते जाएंगे। साल है 1939, मशीन बनती है एबीसी कंप्यूटर। वैज्ञानिक होते हैं एटेंसॉफ और बेरी। इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोला गया। 1939 में एक और कदम हुआ, एबीसी कंप्यूटर बना। फिर बनता है मार्क 1, वैज्ञानिक थे हार्वर्ड आइकेन। साल था 1937 से 44 के मध्य। कितना साल लगा इसको बनाने में, 1600 से 1900 आ गए, 300 साल लग गए, इतना बड़ा परिवर्तन नहीं। फिर आता है एडवैक, इसका फुल नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बनाया था वॉन न्यूमैन ने। किसको? एडवैक को। साल था 1944, 1944 और 1939, 37 से 44, एबीसी मार्क 1 एडवैक। इसके बाद आता है इनियक 1946, 43 से 46, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अभी भी कैलकुलेटर पे ही काम चल रहा है, मतलब अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो मैथमेटिक्स की है। सो आज अगर कंप्यूटर विकास किया, आज अगर कंप्यूटर एक ऐसे यंत्र के रूप में हमारे सामने आया जो हमारी हेल्प करने में या दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, सो वीकेंड से ये काम किया है मैथमेटिशियन ने। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, है ना। उन्होंने इस काम को अंजाम दिया जो वाकई में कठिन काम हो सकता था। तो कैलकुलेटर से कंप्यूटर तक की कहानी बहुत दिलचस्प है। इनियक बनता है, इनियक नाम का कंप्यूटर बनता है। फिर यूनिवैक बनता है, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1954 में। देश भारत का आजाद हो चुका है, लेकिन भारत देश से कोई लेना देना नहीं है। इसको बोला गया प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। किसको? यूनिवैक को। इनियक बनाया था भाई एकट और मुचली ने। ठीक है, फिर यहां से दुनिया बदलती है। साल होता है 1970, चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही। हरित क्रांति के बाद का समय है। ठीक है, लेकिन भारत से भी कोई लेना देना नहीं। इंटेल नाम की एक कंपनी होती है जिसका आज भी प्रोसेसर आता है। सारे कंप्यूटर्स में लगभग उसी के प्रोसेसर हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में आ जाती है। ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है और बस यहीं से कंप्यूटर की दुनिया बदल जाती है। उसके बाद 1977 में आता है एप्पल 1 और बस अब यहां से सब कुछ बदलने वाला है दोस्तों। यहाँ स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, आई होप। मैं अपने आप को चाहूं तो साइड भी कर लूं, नॉट रिक्वायर्ड सो मच। यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है अपने इस नोट्स के माध्यम से कि कौन से जनरेशन में कौन से काम होते रहे हैं। जैसे जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनका जो हार्डवेयर था वो निर्वात ट्यूब का बना हुआ। सॉफ्टवेयर में उनमें मशीनी भाषा थी, बाइनरी स्टोर प्रोग्राम होता था और मेमोरी इनकी पंच कार्ड और पेपर टेप भी थी। गणना ये मिली सेकंड में कर लेते थे। उदाहरण था इनियक, एडवैक, यूनिवैक। सो इन चार्ट्स को आप देख सकते हैं कि कैसे जो कैलकुलेशन टाइम है वो मिली से माइक्रो, माइक्रो से नैनो, नैनो से पीको और पीको से वेरी फास्ट एंड वेरी शॉर्ट में चला गया। सो दैट इज द चार्ट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे हार्डवेयर में निर्वात ट्यूब पहली जनरेशन में, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी, एसएसआई है ना, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल और एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सारे इनके भाई हार्डवेयर थे।
सॉफ्टवेयर में भी लैंग्वेज चेंज होती रही, असेंबली, फिर हाई लेवल, फिर CUI, फिर यूनिक्स, सी लैंग्वेज और GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 4th जनरेशन में, और 5th में इंटरनेट और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर करके इन्होंने अपनी मेमोरी में भी विस्तार करते रहे। पहले पंच कार्ड, फिर मैग्नेटिक, फिर क्षमता में वृद्धि किया, फिर सेमीकंडक्टर और फिर ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी। सो ये चार्ट अगर आप देखेंगे, द कंप्लीट चार्ट इज ऑन आवर स्क्रीन। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आई थिंक यहाँ से अच्छे खासे सवाल आपने को देखने को मिल सकते हैं। सो आप चाहें तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कंप्यूटर के बारे में लगभग बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि कैलकुलेट करता है, अच्छा एक एक्यूरेसी है इसका, हर जगह अस्पताल में हर जगह इस्तेमाल होता है। तो वो सब मैं अभी नहीं बता रहा, दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर अस। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स कि कौन से जनरेशन में क्या रहा, क्या हार्डवेयर रहा, क्या सॉफ्टवेयर रहा, और क्या इनका मेमोरी रहा, क्या इन्होंने भाई क्या ये गणना करने का समय लेते थे, उदाहरण क्या। तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं। जैसा भी VLSI वाला सवाल अभी वीडियो एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, वीडियो एग्जाम में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कार्य पद्धति के आधार पर अगर हम कंप्यूटर को बांटें दोस्तों, तो हम बांट सकते हैं जैसे कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कार्य और आकार के आधार पर देखें तो मेन फ्रेम, मिनी और एम्बेडेड और माइक्रो कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर जहां सब लोग साथ बैठ के काम करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के कई सारे पार्ट्स हैं, वर्क स्टेशन, पर्सनल कंप्यूटर, नेटबुक, टैबलेट, पाम टॉप, स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर। तो ये वर्क एंड साइज के बेस पर था, दैट ऊपर वाला वर्क के आधार पर, वर्क के बेस पर है। एनालॉग, डिजिटल, एनालॉग मतलब जिसमें डिजिटल काम ना होते हो, डिजिटल मतलब जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हो। हाइब्रिड का मतलब है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों हैं। सो दैट वाज द आवर क्लास and you can join test series for UP SSC junior assistant BPO and RO। बहुत सारी आप चीजों के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर दोस्तों, एंड आई होप कि आप इस चार्ट को जब आप पढ़ेंगे, इस पूरी क्लास को जब आप पढ़ेंगे, पूरा एकदम समझेंगे, देखेंगे, देन यू विल फील कि वो सब जो कई घंटों में पढ़ा जाता था उसको मैंने बहुत मिनिमम टाइम में हालांकि खत्म कर दिया है। और ये अलग बात है कि मुझे ये नोट्स बनाने में अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स लगे, ताकि मैं आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। क्योंकि देखिए ऐसा है कि भाई हम अगर बेस्ट नहीं करेंगे आपके लिए तो फिर आपका नुकसान होगा, है ना। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, नोट्स हैं, यू कैन परचेज, है ना, ऐसा हो सकता। बट मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा हार्ड वर्क किए रहें, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा लिखे पढ़ें, तो उससे आपके मेमोरी भी शार्प होगी, चीजें आपको याद भी रह जाएंगी। सो आई एम श्योर कि जो है आपको कंप्यूटर अच्छे से समझ में आएगा। आने वाले दिनों में हम एकदम टॉपिक वाइज चीजें कवर कर रहे होंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।